प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं में क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में पाठ 6 फसल कविता का अध्ययन करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिसके कवि हैं नागार्जुन। सबसे पहले जो पद्यांश की पंक्तियां दी गई हैं उन्हें देख लेते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। देखिए यहां पर कवि ने इन पंक्तियों में, पहली बात यहां पर छंदमुक्त पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने एक सरल तरीके से शब्दों का चयन करते हुए अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बहुत ही सरल शब्दों में सब कुछ लिखा गया है। फिर भी जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले प्रसंग देते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले प्रसंग देंगे। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत फसल कविता से उद्धृत की गई है। देखिए उद्धृत शब्द जो है ऐसे लिखा जाएगा, उद्धृत की गई है, अवतरित की गई है या ली गई है, कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हैं। इसके कवि या रचयिता नागार्जुन जी हैं। अब एक बात और मैं पहले बता चुका हूं, नागार्जुन जी जो है जनवादी कवि हैं, तो जनवादी कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता में उन्होंने प्रकृति एवं मानव के सहयोग से फसलों के सृजन की बात की है। मतलब फसलों का सृजन अकेले नहीं होता, इसमें प्रकृति और मनुष्य का सहयोग अपेक्षित रहता है। ये बात हमें प्रसंग में स्पष्ट करनी होगी। उसके पश्चात हम व्याख्या पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक के नहीं, दो के नहीं, अब इनका संबंध सीधा सा किसके साथ है, पहले हम अगली पंक्ति को देखते हैं। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब मैं पहले बता चुका हूं कविता का नाम फसल है, तो सारी की सारी जो ये पंक्तियां हैं, ये पूरी कविता जो है फसल पर केंद्रित है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है। तो फसल की बात हो रही है, फसल के ऊपर केवल एक का प्रभाव नहीं होता, ना ही दो का प्रभाव होता है, मतलब फसल के सृजन में ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब यहाँ पर एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, बहुत सारी नदियां जो होती हैं उनके जल से या उनके जल के सहयोग से, पानी के जादू का अर्थ क्या है, उनके पानी की सिंचाई से या उसके प्रभाव से ही क्या है, फसल का सृजन होता है। लेकिन सारी बातें यहाँ पर भी हम पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि केवल नदियों के पानी के जादू का ही पूर्णतया सहयोग नहीं होता, और भी बहुत कुछ है जो फसल के सृजन में अपना सहयोग करते हैं। आगे फिर बताया एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब देखिए यहाँ पर कि फसल के निर्माण या सृजन में केवल नदियों के पानी का अपेक्षित सहयोग नहीं है, इसके अलावा क्या है, केवल एक या दो व्यक्तियों की मेहनत से फसल का सृजन संभव नहीं है। इसमें लाखों, कोटि मतलब करोड़ों हाथों का स्पर्श होता है, छूना। हाथों के स्पर्श का अर्थ क्या है, परिश्रम का परिणाम की गरिमा। गरिमा गौरवपूर्ण होता है, गरिमा का होता है गौरव, और गौरवपूर्ण परिश्रम का परिणाम। हाथों के स्पर्श का अर्थ क्या हुआ, गौरवपूर्ण परिश्रम का परिणाम। किसका, लाखों लाख लाख कोटि कोटि का अर्थ यहाँ पर क्या है, कितने ही किसान, कितने ही मजदूर फसल के सृजन में परिश्रम करके अपना सहयोग देते हैं, तब
तब जाकर के फसल लहलहाती है। तो यही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है, केवल एक मजदूर या दो मजदूरों के परिश्रम का प्रतिफल नहीं होता है, इसके लिए लाखों करोड़ों किसान और मजदूरों के गौरवपूर्ण परिश्रम का परिणाम होती है फसल। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई। फिर आगे फिर क्या कहा है, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब देखिए यहाँ पर और किसका इसमें सहयोग होता है फसल के सृजन में। पहले तो मैं गुणधर्म की बात कर लेता हूं। यहाँ पर गुणधर्म का अर्थ है स्वभाव और प्रभाव, मतलब स्वभाव और प्रभाव। इसका अर्थ क्या है कि फसल के सृजन में हजार हजार खेतों की मिट्टी, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई और मिट्टी होगी जिसमें फसल लहराती, कुछ दूरी पर जाएंगे दूसरे प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, तीसरे स्थान पर जाएंगे कहीं और मिट्टी देखने को मिलती है। तो उन सभी हजार हजार खेतों की, अलग अलग खेतों, हजारों खेतों की मिट्टी का स्वभाव और प्रभाव जब देखने को मिलता है तब फसलों का सृजन होता है। अब यहाँ पर देखिए लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार दोनों शब्द आवृत होकर के आए हैं, पुनरावृत्ति हुई है एक शब्द की। तो जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ये बात याद रखें आप। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बात स्पष्ट की गई है वो यही बात स्पष्ट की गई है, फसल के सृजन में केवल एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकृति की कोई भी वस्तु का सहयोग नहीं होता है, इसमें प्रतिफल किसका होता है, सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट की गई है। ढेर सारी नदियों का जो जल होता है, सिंचाई का जल होता है, उससे फसल लहराती है। दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है, लाखों करोड़ों किसान मजदूरों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप फसल लहराती है। साथ ही हजारों खेतों की मिट्टियों में या उनके स्वभाव और प्रभाव से फसल लहलहा उठती है। तो यहाँ पर फसल के उगने में, उसके सृजन में जिनका सहयोग है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब हम विशेष की बात कर लेते हैं। विशेष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, सामान्य और सरल शब्दावली में लिखा गया है। दूसरी बात, शब्द चयन सर्वथा उचित और सटीक है। शब्द चयन जहां जहां देखिए एक के नहीं, दो के नहीं, बार बार एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, यहाँ पर जैसे अलंकार होते हैं ना, अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो कवि ने भी यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इनका प्रयोग किया है। तो कहने का अर्थ क्या है, शब्दों का चयन सटीक और उचित किया गया है। तीसरी बात, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे स्पर्श है, ये तत्सम शब्द है, कोटि ये भी तत्सम शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम और तद्भव, नदी ये तद्भव शब्द है। तो तत्सम और तद्भव शब्दों का इनमें प्रयोग किया गया है। और प्रसाद गुण, प्रसाद गुण कविता में है, कैसे है? प्रसाद गुण का अर्थ होता है कि पहली बार काव्य के अंश को पढ़ते ही उसका अर्थ यदि स्पष्ट हो जाता है वहां पर प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है जो पढ़ते हुए समझ में ना आए, पहली बार प्रथम दृष्टि में ही हम इसे पढ़ करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। अगली बात, एक चीज हमारे सामने जब हम पढ़ रहे थे तो दृश्य सा उभर करके सामने आता है। क्या दृश्य है? नदियों में पानी का जाल हो रहा है, साथ में क्या है, लाखों करोड़ों मजदूरों की एक छवि हमारे सामने उभर कर आती है। कोई मजदूर खेत में काम कर रहा है या किसान काम कर रहा है, खेतों की मिट्टी में कैसे फसलें लहलहाती। तो एक दृश्य भी हमारे सामने चित्रित किया गया है और वर्णनात्मक शैली का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये हमें विशेष में स्पष्ट करना होता है। एक लाइन तो मैं पहले से ही बता पाया हूँ, भाषा शैली सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है या विषयानुकूल है, ये बातें हम इसके अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। दूसरा पद्यांश देखते हैं, फसल क्या है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह।
सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। देखिए बातें वही है, घुमा फिरा करके उन्हीं बातों को यहाँ पर पुनरुक्त किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, पहले अगर हम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग यथावत रहेगा जो मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं प्रसंग बता देता हूं। तो अगर इसके प्रसंग की बात करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड में पाठ 6 कविता फसल से उद्धृत की गई है। उद्धृत मैंने बता दिया था कैसे लिखा जाएगा, अवतरित या फिर ली गई है, कोई भी एक शब्द का प्रयोग कर सकती हैं। इसके कवि जनवादी कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता में या इस पद्यांश में कवि ने प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से फसलों के सृजन के निर्माण की बात की है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। फसल क्या है? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात कवि कहता है अगर हम यह प्रश्न पूछें कि फसल होती क्या है, आखिर मतलब फसल क्या है, एक प्रश्न किया जाए तो और तो कुछ नहीं है, वह तो हमें उत्तर मिलता है इस बात का, क्या वह और ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब इसका परिणाम क्या है, कैसे यह उत्पन्न होती है, कैसे इसका सृजन होता है, वो बता, वह का अर्थ यहाँ पर फसल से लिया गया है। नदियों के पानी का जादू है वह मतलब फसल, नदियों के पानी का जादू मतलब नदियों के पानी की सिंचाई के कारण ही फसलें लहलहाती हैं, पनपती हैं। तो फसलों के पानी का जादू यहाँ पर लाक्षणिकता विद्यमान है, पानी का जादू। हाथों के स्पर्श की महिमा है। अब हाथों के स्पर्श, यहाँ नदियों के पानी का जादू में पहले पिछले वाले पद्यांश में बता चुका, केवल एक नदी के पानी का इसमें सहयोग नहीं होता है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नदियों का जल प्रभावित होता है। तो उस प्रवाहित जल के कारण उसकी सिंचाई से फसलें लहलहाती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा यहाँ पर पानी का जादू और हाथों का स्पर्श में लाक्षणिकता है। हाथों के स्पर्श की महिमा, ये बात पीछे वाले पद्यांश में पढ़ चुके हैं कि एक नहीं लाखों करोड़ों मजदूरों और कृषकों यानी किसानों के मेहनत या परिश्रम के फल स्वरूप उसकी महिमा से उसके परिणाम, उसी के परिश्रम का परिणाम है इन फसलों का सृजन होना। भूरी काली संगली मिट्टी का गुण धर्म है। हजारों खेतों की मिट्टी पीछे आ चुका है, तो यहाँ पर भूरी मिट्टियों के प्रकार बताए गए। भूरी, काली, संगली होती है एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिसमें से चंदन जैसे सुगंधित खुशबू उस मिट्टी में से आती रहती है, तो वो संगली मिट्टी कहलाती है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। तो यहाँ पर अलग अलग मिट्टियों का वर्णन किया गया कि भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संगली मिट्टी का गुण धर्म है। उनके स्वभाव से, उनके प्रभाव से फसलें लहलहाती हैं, पनपती हैं। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट की, मतलब इनमें किस किस का योगदान है, फसल के सृजन में किस किस का योगदान है, वो बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर होता है बदला हुआ रूप। अब सूर्य की किरणें जब फसलों पर पड़ती हैं उनका रूप बदलता रहता है, कभी तिरछी किरणें गिरती हैं, कभी सीधी किरणें। तो ये प्रभाव जो है फसलों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। तो फसलों की रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो ये सूरज की किरणों के प्रभाव को भी यहाँ पर दर्शाया गया। उसके बदले हुए रूप के कारण भी फसलें लहलहाती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और सिमटा हुआ संकोच, अब इसका अर्थ संकोच का होता है सिकुड़ना, सिकुड़ जाना, सिमट जाना। हवा की थिरकन, थिरकन होता है लहराना या नाचना, थिरकना। तो हवा जब लहराती है, थिरकती है, नाचती हुई या सिमटती हुई जब फसलों के आर पार से गुजरती है, तो वो प्रभाव भी फसलों पर पड़ता है। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर फसलों का जब सृजन होता है उसमें अनेक तत्वों का योगदान रहता है। सभी तत्व ये मिलकर के फसल का
ये बात यहाँ पर कवि नागार्जुन जी ने स्पष्ट की है। अब हम विशेष की बात करते हैं। विशेष में सबसे पहली बात खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहाँ पर दिया गया है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात है, मानवीकरण अलंकार की बात हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक उपादानों का मानव के रूप में चित्रित किया जाना, हवा का थिरकना मतलब नाचना लहराना। अब नाचना लहराना मानव जैसी चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, तो मानवीकरण की बात यहाँ पर हो रही है। दूसरी बात, तत्सम और तद्भव शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, उनका थिरकन है, बहुत सारे शब्द संगली है, तो ऐसे शब्द स्पर्श है, ये जो दूसरे शब्द है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले वाले पद्यांश में कि इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है। मैं प्रसाद गुण को स्पष्ट भी कर चुका हूँ। क्या होता है कि पहली बार पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, वहां पर प्रसाद गुण होता है, तो इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है। दूसरी बात, छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, मुक्त छंद है यहाँ पर। दृश्य बिंब है, दृश्य हमारे सामने उभर कर, जैसे हवा थिरक रही है, नासिक दृश्य हमारे सामने उभर करके आता है, तो यहाँ पर दृश्य बिंब है और वर्णनात्मक शैली है। इस आधार पर हम इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए विशेष ऐसे लिखेंगे। धन्यवाद।